तो सर आपने राज्यसभा और विधान परिषद दोनों में आपने काम किया है कि आपको दोनों में ऐसे क्या फ़र्क महसूस हुआ या आपका क्या एक्सपीरियंस है? फ़र्क बहुत है। ऐसा है कि विधान परिषद में काम करना यानी महाराष्ट्र के लेवल के सारे सवाल होते हैं। वहाँ वो मैं खास करके कोंकण के सवाल उठाता था या कोंकण रेलवे का सवाल, क्या कोंकण रेलवे का नहीं, कोंकण का हमारे रास्ते का सवाल। ऐसे जो कोंकण की बहुत पेचीदा सवाल थे। कोंकण के आम का सवाल, यानी उसको मार्केटिंग उसका ठीक ढंग से नहीं होता। उसके लिए सरकार ने किस तरह से मदद करनी चाहिए, और अगर फल ठीक नहीं मिला तो उनको मदद कैसी होनी चाहिए। कैश्यू नट्स का सवाल, ये सारे सवाल मैं हमेशा उठाता रहता। और उसमें भी फिर सामाजिक जो जो सवाल रहते थे, जैसे कि दलितों का सवाल है, आदिवासियों का सवाल है, हिंदू मुसलमान के सवाल है, और ख़ास करके गरीब मुसलमानों के सवाल है, उनकी शिक्षा का सवाल है, उनके ओबीसी मुसलमानों के रिजर्वेशन का सवाल है। ये सारे सवाल मैं हमेशा उठाता रहा। और बात ऐसी थी कि वहाँ उस वक्त हमारे जो अध्यक्ष थे, स्पीकर, वो मुझे बहुत टाइम देते थे। और मैंने एक दफ़ा उनको पूछा कि सर आप तो मुझे बहुत वक्त बहुत देते हो, टाइम बहुत देते हो। तो बोले नहीं, आपको नहीं देता, आप अलग अलग तबके के सवालात उठाते हैं, रिप्रेजेंटेशन हर अलग अलग समाज का करते हो। आप आदिवासी का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, दलितों का करते हैं, आप मुसलमानों का करते हैं, मज़दूरों का करते हैं, खेत मज़दूरों का करते हैं, किसानों का करते हैं। इसलिए मैं आपको टाइम देता हूँ। आपके ऊपर कोई मेहरबानी मैं नहीं करता। मुझे हमेशा लगता है कि इस तरह के सवालात आगे आने चाहिए, और बहुत अच्छी तरह से आप बोलते हो, इसलिए मैं ज़्यादा आपको टाइम देता हूँ। राज्यसभा में अलग रहता है क्योंकि ऑल इंडिया लेवल के सवाल होते हैं। कोंकण रेलवे का सवाल हमेशा उठाता रहता। मैं जब भी खड़ा रहता था तो अ, हमारे कुछ दोस्त हमेशा बोलते थे कि हाँ अभी कोंकण का सवाल उठेगा, अभी महाराष्ट्र के सवाल उठेंगे। तो हर हर वक्त हम अलग अलग सवाल उठाते थे। तो सर आज के जो पॉलिटिकल हालात के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आज के पॉलिटिकल हालात बहुत ही ख़राब हैं। ऐसा है, मैं सब जो बोल रहा हूँ, मैं फुल टाइम काम करता था। यानी बिना कोई कमाई करते हुए, कोई धंधा करते हुए, ना नौकरी करते हुए, मेरे जैसा मैंने जो काम किया वैसा ये होना बड़ा मुश्किल है। उसमें फैमिली अपने साथ होनी चाहिए। मेरी बीवी भी समाजवादी विचारों की है। वो फैमिली की एक परंपरा है। नलिनी पंडित महाराष्ट्र की बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल, जो जिन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर, गांधी जी, महात्मा फुले, इनके ऊपर बुक्स लिखी हैं, उन उनकी वो बेटी है। तो एक तरह और समाजवादियों में एक वातावरण था, फुल टाइम काम करेंगे। घर में एक आदमी, औरत या मर्द, फुल टाइम काम करेगा, औरत या मर्द कमाई करेगा, ऐसा था। तो एक तरह से वो मुझे मदद मिली, और मेरे दोनों बच्चों का भी मुझे पूरी तरह से सहयोग मिला। नहीं तो इस तरह से काम करना बड़ा मुश्किल है। अभी लोगों को अगर ठीक ढंग से काम, आज की राजनीति कैसी हो गई है, राजनीति में आना इसका मतलब पैसा कमाना। राजनीति ये धंधा हो गई है, ये बिल्कुल गलत बात है। और धंधा यानी इतना गलत धंधा होता है, रिश्वतखोरी इतने बड़े पैमाने पे होती है। तो एक तरह से राजनीति के बारे में लोग सोचते हैं कि ये गलत राजनीति है, राजनीति करना बिल्कुल गलत है, ये लोग गंदे हैं, ऐसा लोगों को लगता है। उसके जिम्मेदार हम लोग हैं। इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। खास करके युवकों को मैं कहूँगा कि आपको ये देश बनाना है, तो बनाते वक्त मैं ये नहीं कहूँगा सबने फुल टाइम काम करना चाहिए, लेकिन जो भी करेंगे उसमें अपने साथ यहाँ ऐसा है, 90% लोग गरीब हैं। ऐसा है कि 1% लोगों के पास 40% इस देश का धन है। ये
ये क्या अच्छी बात नहीं है? यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमी इतनी बड़े पैमाने पे हो गई है। अभी राहुल जी बोलते हैं वो ये एक डी से ये बंटवारा उसका होना चाहिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये बात मेरे ख्याल से बिल्कुल बराबर है। ऐसा है कि आप टैक्स लगाते हो, इनकम टैक्स, वो इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव होना चाहिए। आज रिग्रेसिव है, यानी आज एक इनकम टैक्स के ज़रिए एक इतना परसेंट इनकम टैक्स के ज़रिए समझो 100 रुपया मिलता है, और उसका इंडस्ट्री बढ़ गई और उससे ज़्यादा उसको पैसा मिलता होगा, तो वो इनकम टैक्स की ये कम किया जाता है। आज 10% होगा तो 8% किया जाता है, वो गलत है। हालांकि उसको 12% करना चाहिए। और जो गरीब है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो इनकम टैक्स देते हैं, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास से वसूल करते हो। ये गलत, इस तरह का ये रिग्रेसिव टैक्स होने की वजह से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमी बहुत हो गई है, और उसकी वजह से गरीब और अमीर उसमें बड़ी दरार पैदा हो गई है। ये कहाँ ना कहाँ मिटाने का कोशिश होनी चाहिए, और इसके ऊपर हमारे युवजन को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो सर जब 2019 का जो विधानसभा चुनाव का जब निकाल लगा था, तो उसमें पूर्ण बहुमत ये नहीं मिल रही थी। तो उसमें सबसे पहले आपको ये संकल्पना आई थी कि कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी की आघाड़ी की सरकार बन सकती है। तो उस बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? ऐसा कि तब मैं स्टार टीवी पे था जब रिज़ल्ट लग रही थी, और एंकर वहाँ थे प्रसन्न जोशी। अभी वो स्टार टीवी अपना पुडारी टीवी में काम करते हैं। तो उन्होंने ये सवाल उठाया कि 121 एमएलए इनके बीजेपी के थे, वो अभी 111 पे आए, 10 उनके कम हो गए। शिवसेना के भी कम हो गए, तो भी सरकार शिवसेना और इसकी बीजेपी की बन सकती है। तो मैंने कहा कैसे बनेगी? तो बोले तो आपको, आपका क्या कहना है, आपका क्या कहना है? तो बोले सीधी बात है, सरकार शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की बनेगी। तो बड़ा हंगामा हो गया। उन्होंने मधु भावे जी थे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनको पूछा ये हुसैन दलवाई ऐसा कहते हैं, आपका क्या कहना है? बोले दलवाई कहते हैं उसमें तथ्य है, ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने फिर वो ये किया, ब्रेक लिया, और ये एडवर्टाइजमेंट वगैरह दिखाते वो दिखाए, और फिर उन्होंने बोर्ड लाया कि सरकार बीजेपी शिवसेना से बनना नहीं, मराठी में बनेगा नहीं, सरकार शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की बनेगी, हुसैन दलवाई। ऐसा उन्होंने बोर्ड ही ला के रखा, और फिर वो बहस चालू होने लगी। फिर मुझे पूछा गया, तो मैं बोला आप देखिए ऐसा ही बनेगा, सरकार इस तरह से बन सकता है, सरकार कौन सी भी हालत में इससे नहीं बनेगा। तो उन्होंने सवाल पूछा लेकिन कांग्रेस उसके लिए तैयार होगी? मेरे ख्याल से होगी। तो फिर इसके बारे में बहस होने लगी, लेकिन सोनिया जी थोड़ी सी मेरे ऊपर नाराज़ होती कि डायरेक्ट ये कैसे बोले। तो मुझे पृथ्वीराज चौहान साहब का फ़ोन आया कि आप ये बोले हैं, उसके बहुत गड़बड़ हो गई है, आप सोनिया जी को एक आपका क्या कहना है वो लेटर लिखिए। तो मैं 5 पन्ना लेटर लिखा। उसमें ये लिखा कि शिवसेना और कांग्रेस ने बहुत वक्त इकट्ठा कैसा काम किया। अंतुले साहब के ज़माने में 3 एमएलसीज शिवसेना के बने थे कांग्रेस के ज़रिए, और उस वक्त कांग्रेस को शिवसेना ने पूरी तरह से इलेक्शन में मदद की थी। फिर हमारी प्रतिभा ताई जब ये सदर ये बनी, देश की प्रेसिडेंट के लिए खड़ी रही, तो बाला साहब ने पूरी तरह से, बाला साहब ठाकरे साहब ने उनको मदद की थी। फिर मुखर्जी साहब खड़े रहे तो उद्धव जी ने भी मदद की। तो ये सारी बातें मैंने बताया, ये मैंने लेटर भेज दिया। तो मुझे ए के एंथनी का फ़ोन आया
और वो मेरे ऊपर बहुत प्रेम करते थे। और एक ही एंथनी साहब ने मुझे बुला लिया कि आपका लेटर मिला है, आप ज़रा दिल्ली आइए। तो मैं दिल्ली गया और कुमार केतकर तब ये थे राज्यसभा के मेंबर थे, उनको लेके हम इनको मिले, ए के एंटनी साहब को मिले। तो उन्होंने बिठाया, चाय पिलाया और हमने मुझे पूछा क्या आपका कहना है। तो मैं पूरी तरह से उनको समझाया। उसके बाद मेरे पीठ के ऊपर हाथ मारे वो और बोले आई एम फुल्ली कन्विंस, पूरी तरह से मुझे ये बात समझ में आ गई है और मैं चाहता हूँ ये बराबर है, एंड आई विल कन्विंस मैडम, यू नीड नॉट वरी। क्योंकि मैडम थोड़ी सी चिढ़ गई थी मेरे ऊपर, गुस्सा हो गई थी। तो बोले आप डरना नहीं, मैं उनको समझाऊंगा। तो सर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपने हमें बताई है। मतलब इस चैनल के ज़रिए हम युवाओं को कुछ संदेश देना चाह रहे थे, लेकिन आपने जिस तरह की आपके एक्सपीरियंसेस आपने शेयर किए, जो कि मुझे लगता है आज के नेताओं के लिए भी कुछ सीखने लायक बहुत सी चीज़ें हैं। तो सर अभी इतनी सारी बातें जो हमने सुनी आपके इतने एक्सपीरियंसेस के बारे में, तो आज की तारीख में जो हमारा युवा है, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कहूँगा कि सबसे बड़ा चैलेंज आज है वो हमारे संविधान का है। संविधान की वजह से हम लोग हैं, डेमोक्रेटिक राइट हमें मिल गए हैं, हम वोट कर रहे हैं, वो संविधान की वजह से है। वो संविधान बचाना बहुत ज़रूरी है। एक नंबर 2, युवकों का सवाल उठाया गया है राहुल जी ने। युवकों को 30 लाख युवकों को 1 साल में नौकरी मिल जाएगी। जो आज खाली ही जगह है वो भरी जाएंगी। तीसरी बात ऐसी है कि जो युवक ये बनेगा, ग्रेजुएट होगा और या डिप्लोमा होल्डर होगा, उसको अप्रेंटिसशिप भी मिल जाएगी। यानी एक तरह से ये क्रांतिकारी बातें हैं। ये ध्यान में लेके युवकों और एक नया भारत बनाने की बात है, जो सबको लेके, युवकों को लेके, महिलाओं को लेके, सारे समाज को, आदिवासी है, दलित है, अल्पसंख्यक है, सबको लेके बनाने की जो बात है, उसमें युवकों ने ध्यान देके वोटिंग ठीक ढंग से करना चाहिए। ये सवाल अभी का इलेक्शन, ये कुर्सी का इलेक्शन नहीं है, सत्ता का इलेक्शन नहीं, ये इलेक्शन आपका है, हमारा है। वो जनता ने ये हाथ में लिया है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि जिस तरह से जनता में एक जागृति पैदा हो गई है, वो जागृति आगे लेके जाने का काम युवकों ने करना चाहिए। तो सर आपने जो सारा अपना एक्सपीरियंस आपने शेयर किया है सर, और आप इतने बिजी स्केड्यूल में आप आए हमसे बातें की, तो उसके लिए आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद।